हेलो एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 10वीं का अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले समीकरण क्या होता है तो उसको जानना जरूरी है। जिसमें दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, उसको क्या बोलते हैं? समीकरण। जैसे कि यहाँ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 12 है। तो इसमें देखो दो पक्ष है, एक पक्ष ये हो गया बायां पक्ष और ये क्या हो गया दायां पक्ष। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? समीकरण। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो जाएगा प्लस का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस इज इक्वल टू 0, इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण में क्या होता है? दो पक्ष होता है। ठीक है, अब इस समीकरण में जो प्रश्नावली है उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्नावली में क्या दिया, इस प्रश्न में क्या दिया है? इस अध्याय में दो चरों का रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर कितने चरों का रैखिक समीकरण पढ़ना है? दो चरों का। जैसे कि यहाँ पर देखो एक्स और वाई के रूप में दो चर है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नियम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण निकाय। ठीक है, इसमें क्या है? दो समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण, जिसमें है a1 एक्स प्लस b1 वाई इज इक्वल टू c1 और दूसरा है a2 एक्स प्लस b2 वाई इज इक्वल टू c2। ये क्या है? हमारा दो समीकरण निकाय है। अब इसमें से कुछ नियम है, जैसे कि यहाँ पर कुछ नियम लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। क्रमांक में यहाँ पर क्या दिया है? समान चरों के अनुपात में संबंध या शर्त। ठीक है, दूसरा में क्या दिया है? समीकरण निकाय का हल क्या होगा और उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। जैसे कि यहाँ से देखो ये दो समीकरण है, तो इस समीकरण में इसको मान लेते हैं ये समीकरण क्या है? पहला है, और ये वाला समीकरण क्या है? दूसरा है। यदि समीकरण एक के ये जो गुणांक दिया हुआ है, एक्स का गुणांक a1 और y का गुणांक b1, और इसमें क्या दिया है? एक्स का गुणांक a2 और y का गुणांक b2, इसमें यदि भाग देते हैं, जैसे कि a1 को a2 से भाग देते हैं यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा? b1 भागित b2, और ये हो जाएगा c1 अपान c2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना है, इनकी तुलना करना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट में क्या दिया है शर्त में? यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है। ठीक है, यदि ये मान जो है बराबर नहीं आएगा तो उस स्थिति में इस समीकरण निकाय का हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। इसको याद रखना है। और उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा? दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब ये जो दोनों रैखिक समीकरण क्या होगी? आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, किसी एक बिंदु पर अवश्य ही काटेगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यदि a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में इस समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और रेखाएं क्या होगी? आपस में समांतर होंगी। तो इसको याद रखना है। तीसरा शर्त देखते हैं। तीसरा शर्त क्या दिया है? यदि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों बराबर है। ठीक है, तीनों का मान बराबर है, तो उस स्थिति में इसका हल क्या होगा? अनंततः अनेक हल होगा, और जो रेखाएं होगी वह क्या होगी? समपाती होगी। ठीक है, ये उसका कुछ नियम है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक समीकरण लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है जैसे कि 4x प्लस 9y इज इक्वल टू है 14, और है 8x प्लस 18y इज इक्वल टू है 29। तो उस स्थिति में इस समीकरण का हल क्या होगा और उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, उसको देखते हैं। जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा? ये होगा a1 का मान, ये होगा a2 का मान, ये होगा b1 का मान, और ये क्या होगा? b2 का मान। उसी प्रकार से ये किसका मान है? c1 का, और ये किसका मान है? c2 का मान। अब यहाँ से देखते हैं a1 अपान a2 का मान कितना होगा। देखो इसको अनुपात के रूप में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका मान 4 अपान 8 होगा। तो 4 अपान 8 को यदि हल करेंगे तो इसके बराबर क्या मिलेगा हमें?
1/2 मिलेगा। ये हो गया 1/2 और इसका मान क्या मिलेगा b1/b2 का, तो 9/18 करेंगे तो इसका मान क्या मिल रहा है हमें, b1/b2 का मान मिल रहा है, ये भी 1/2 मिल रहा है। और यहाँ से c1/c2 का मान क्या मिल रहा है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें 14/29। ठीक है, इतना ही, ये कट नहीं रहा है तो इसी रूप में रहने देते हैं। अब इन सभी मानों की तुलना करते हैं, तो यहाँ पर देखो a1/a2 बराबर है किसका, b1/b2 के मान का, और यहाँ पर c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इसमें से कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है, यहाँ पर देखो ये वाला कंडीशन लागू हो रहा है। ठीक है, द्वितीय वाला। तो उस स्थिति में इस समीकरण का कितना हल होगा, तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, अर्थात जो रेखाएं होंगी क्या होगी, परस्पर समांतर होगी। अब हम प्रश्नावली 1 से प्रश्न हल करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न पहला, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। जहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3,900 रुपये में खरीदी, वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदी है। ठीक है, तो ये क्या दिया है, प्रश्न दिया है, उसको किस रूप में लिखना है, हमें समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर इसको हल करना है, तो यहाँ से क्या मानना है, देखो यहाँ पर क्या क्या खरीद रहा है, क्रिकेट कोच ने एक बल्ला खरीदा है और गेंद खरीदा है, 2 चीज खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक को क्या मानना है, एक चर एक सा मानना है और दूसरे को क्या मानना है, कोई भी चर y मानना है। तो उस रूप में मान करके क्या करना है, इसको हल करना है। तो पहले का हल क्या हो जाएगा, यहां से हल माना एक क्या दिया है, यहाँ पर बल्ला दिया हुआ है, तो एक बल्ला का क्या दिया है, कीमत, तो कीमत बराबर क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लेते हैं वह एक गेंद की कीमत क्या मान लेते हैं, y रुपये है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 स्थिति दिया हुआ है ना, एक में 3 बल्ला और 6 गेंदे खरीद रहा है इतने रुपए में। ठीक है, और दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, 1 बल्ला और 2 गेंदे कितने रुपए में, 1,300 रुपये में खरीद रहा है। तो यहाँ पर 2 समीकरण बनेगा सबसे पहले। ठीक है, तो पहले स्थिति को देखना है, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर कि 3 बल्ले और 6 गेंदों को 3900 रुपये में खरीदा है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 3 है तो 3 को रहने दो, 3 हो गया। अब ये क्या है, बल्ला है, तो बल्ले की कीमत क्या माने थे हम लोग, बल्ला को 100 के रूप में, तो इस बल्ले के स्थान पर क्या करना है, हमें 100 करना है। और दिया है, और का मतलब क्या होगा, योग करना है, हमें क्या करना है, योग करना है। तो ये हो गया योग का चिन्ह, मतलब धन का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अंक 6 है तो 6 रखना है, और गेंद को क्या माने थे हम लोग, y के रूप में माने थे, तो इसको मानना है y। और इन दोनों को मिला करके कितने रुपए में खरीदा है उसको, 3900 रुपये में, तो इसको बराबर कर देना है 3900 रुपये में। तो ये हो गया इसका समीकरण। ठीक है, प्रश्न अनुसार ये पहला शर्त है। अब दूसरा शर्त देखते हैं, दूसरा शर्त के अनुसार क्या होगा। दूसरा शर्त क्या बोला है यहाँ पर कि 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। तो इसको क्या लिखना है, एक को क्या करना है, एक ही रहने देना है, और बल्ले को क्या लिए थे हम लोग, बल्ला को 100 लिए थे, तो ये हो गया 1 इंटू, है ना, 1 इंटू 100। अब क्या है, यहाँ से प्लस ये क्या हो जाएगा, कितने गेंदे हैं, 2 गेंदे हैं, तो 2 और गेंद को क्या लिए थे हम लोग, y, तो ये हो गया y इज इक्वल टू कितने रुपए में खरीदा है, 1300 रुपये में। तो ये हो गया उसका समीकरण दूसरा का। इसको हल करने पर ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1300। ये हो गया, क्योंकि 1 का गुणा 100 से करेंगे तो 100 ही होगा। अतः हम यही क्या है, इसके 2 समीकरण है।
ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 16 तथा अंतर क्या है 8 है। तो इसको क्या करना है, हमें पहले तो दो संख्या मानना पड़ेगा हमें। तो माना कि वे संख्याएं क्या है x व y है, तब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा। इसमें भी देखो दो शर्त दिया हुआ है, एक क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग, और दूसरा क्या बोला गया है, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर बोला गया है। तो यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं क्या है, x और y है, तो पहला योग दिया है तो योग निकालेंगे। तो पहला शर्त क्या होगा, फर्स्ट शर्त, ठीक है, के अनुसार इसका समीकरण क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर योग है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, योग 16 हो गया। तो ये इसका समीकरण मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा शर्त क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो दूसरा शर्त में क्या बोला गया है, अंतर बोला गया है, अर्थात इन दोनों संख्याओं का अंतर। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त से x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, अंतर 8। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें क्या दिया है, देखो एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। तो यह प्रश्न किसके समान है, जो पहला प्रश्न हल किए थे उसी के समान है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, उसी के समान हल करेंगे। तो यहां से फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे यहां से हम लोग, हल। देखो यहाँ पर एक सेब है और दूसरा क्या है, अंगूर है। तो इसको x मानना है और इसको y मानना है। तो माना यहाँ पर एक सेब लेना है ना, एक सेब की कीमत बराबर 100 रुपये। ठीक है, तथा एक अंगूर की कीमत बराबर y रुपये मान लेते हैं। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, यहां से इसमें क्या बोला गया है, पहले स्थिति में कि 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो यहाँ पर कितना किलोग्राम बोला गया है, 2 किलोग्राम सेब। तो सेब को क्या माने थे हम लोग, 100। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट शर्त है ना ये। तो ये हो जाएगा सेब के स्थान पर 100 प्लस इसके स्थान पर क्या रखना है, प्लस रखना है, क्योंकि सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ से 2x प्लस क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम अंगूर, और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत क्या माने थे हम लोग, y माने थे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 160, और यहाँ पर ये किलोग्राम होगा ना यहाँ पर भी। तो ये क्या हो गया, पहला शर्त के अनुसार ये आंसर मिल गया। अब दूसरा शर्त देखते हैं। दूसरा शर्त क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 किलोग्राम का, और सेब को क्या माने थे हम लोग, 100 माने थे, वह के स्थान पर क्या करना है, प्लस, और 2 का ये 2 हो जाएगा 2 किलोग्राम। अंगूर को क्या माने थे, y माने थे। तो ये हो गया y इज इक्वल टू कितने रुपए में खरीदा था, 300 रुपये में। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से क्या करना है, इसका हल निकालना है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, इस प्रश्नावली का। इसमें क्या दिया है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी।
ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान से समझना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, 7 साल पहले बोला गया है। तो पहले जिसमें बोला जाएगा उस स्थिति में क्या करना है, उतने वर्ष को हमें माइनस करना है, ठीक है, घटा देना है। और दूसरी स्थिति में यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 साल बाद बोला गया है। तो जो भी चर राशि मानेंगे उसमें क्या करना है, बाद वाले कंडीशन में हमें उतने वर्ष को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो इस स्थिति को याद रखना है। अब इसको हल करते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, हल माना कि, इसमें नाम क्या दिया है, नरेश व उसकी पुत्री का तो नाम नहीं है। तो माना कि नरेश की क्या मानना है, वर्तमान आयु, क्योंकि इसमें 7 साल पहले और 3 साल बाद बोला गया है, इसलिए नरेश की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, ठीक है। वह पुत्री की आयु की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष। तब प्रश्न अनुसार क्या होगा यहां से। तो देखो यहां पर पहले इस स्थिति में क्या बोला गया है, 7 साल पहले बोला गया है। और हम जानते हैं कि यदि वर्ष को क्या दिया रहेगा, पहले दिया रहेगा, तो उस स्थिति में क्या करना है, उसको घटा देना है उतने वर्ष को। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के अनुसार 7 साल पहले किसकी आयु लेना है, नरेश व उसकी पुत्री की। तो यहां से क्या हो जाएगा, 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगा, यहां से देखो इतना वर्ष है वर्तमान आयु, अब उसमें क्या बोला गया है, 7 साल पहले, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका मान 1 - 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक। पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, तो 7 साल पहले पुत्री की आयु बराबर ये होगा y - 7 वर्ष, ठीक है। अब क्या बोला गया है यहां से कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी। तो इस स्थिति में पहला शर्त के अनुसार समीकरण क्या होगा यहां से, तो ये हो जाएगा, इसकी आयु देखो पुत्री की आयु से 7 गुना है, तो ये हो जाएगा x - 7 इज इक्वल क्या होगा, उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना है। तो यहाँ पर पुत्री की आयु y - 7 है, उसकी कितनी गुनी है, 7 गुनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो ये हो जाएगा x - 7 इज इक्वल, ये क्या होगा, 7 गुणा करने पर y माइनस ये हो जाएगा 7 - 7 क्या होता है, 49। तो ये हो गया 49। अब इसको क्या करना है, इन सभी को इधर पक्षांतर करना है। तो ये हो जाएगा x - 7 और ये हो जाएगा, ये 7y है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -7y, और ये -49 इधर आएगा क्या हो जाएगा +49, और इधर क्या बचा 0, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, आगे हल करना है। तो आगे हल करने पर ये क्या है, x और ये क्या है -7y, चर वाले को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -7 और यहाँ पर क्या है +49,
तो यहाँ पर 49 में यदि 7 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 42 बचेगा और चिन्ह क्या रहेगा, धन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 49 क्या है, 7 से बड़ी संख्या है इसलिए, और इधर क्या बचा है, 0। तो यही क्या है, इसका आंसर है पहले शर्त के अनुसार। ठीक है, अब दूसरे शर्त के अनुसार क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या दिया है, 3 साल बाद मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु, तो नरेश की आयु। तो यहां से क्या हो जाएगा, नरेश की आयु, ठीक है, 3 साल बाद इजिकल टू क्या होगा, x प्लस 3। उसी प्रकार से उसकी पुत्री की आयु 3 साल बाद क्या होगी, y प्लस 3 हो जाएगी। अब ये दूसरा समीकरण निकालना है, तो यहां से क्या होगा, द्वितीय शर्त के लिए समीकरण क्या होगा, यहां से जाएगा x प्लस 3 जो है उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो यहां पर क्या रखना है, 3 रखना है। अब इसको हल करना है, तो ये हल करने पर ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे तो ये 3y और ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब तो x और ये हो जाएगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर चर वाले को पहले लिखे हैं, तो यहाँ से फिर ये क्या हो गया, x माइनस 3y, और इसमें यदि -9 में यदि +3 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये 9 क्या है, बड़ी संख्या है और उसके सामने में ऋणात्मक चिन्ह है, इसलिए यहाँ आंसर होगा। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। इसमें क्या दिया है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने स्थिति दिया हुआ है, यहाँ पर तो यहाँ पर 2 स्थिति दिया हुआ है। ठीक है, एक तो ये वाला टोटल दूरी 90 किलोमीटर तय करता है, और दूसरे में क्या है कि व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की क्या है, दुगनी है। तो इस स्थिति में अभी क्या करना है, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा हमें। तो मान लेते हैं ट्रेन को x मान लेंगे और टैक्सी को क्या मान लेंगे, y। तो क्या हो जाएगा, यहां से हल माना ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर x है। ठीक है, किस में दिया है, किलोमीटर, तो ये हो जाएगा किलोमीटर में। वह दूसरा क्या है, टैक्सी, तो ये हो जाएगा टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर। अब क्या करना है, प्रश्न अनुसार चलना है। प्रश्न अनुसार फर्स्ट शर्त के लिए समीकरण। तो क्या है, फर्स्ट केस में क्या दिया है, वह व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, और वह किससे जाता है, ट्रेन व टैक्सी दोनों से। तो यहां से ट्रेन से तय की गई दूरी प्लस टैक्सी से तय की गई दूरी टोटल कितना है, 90 किलोमीटर है। तो इसके बराबर क्या हो गया, ये 90 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। अब द्वितीय शर्त को देखते हैं। तो द्वितीय शर्त में क्या दिया है उसको देखते हैं यहां से। ठीक है, तो द्वितीय शर्त के लिए
समीकरण। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की क्या है, दुगनी है। तो व्यक्ति द्वारा टैक्सी से, तो टैक्सी से तय की गई दूरी को क्या माने थे हम लोग, देखो यहाँ से y माने थे, तो ये हो गया y इज इक्वल टू, ये कितना है, यह दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। तो ट्रेन से तय की गई दूरी क्या है हमारा, यहाँ से x है, तो ये x है और कितनी गुनी है, 2 गुनी, तो ये हो गया 2 गुनी। यही क्या होगा, अच्छा समीकरण के रूप में लिखना है इसको, तो ये हो जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यही होगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसका पहला प्रश्न पूरा क्या हुआ, समाप्त हुआ।